तो ये जो आशंका लोग कहते हैं कि कॉपी बाहर निकाल करके रंगा दिया जाता है या रंगाने की संभावना बनी रहती है, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम जैसे ही कॉपी आएगा उसके ठीक दूसरे दिन ही हम उसकी स्कैनिंग कर लेंगे। आंसर शीट स्ट्रॉन्ग रूम से बाहर निकल करके स्कैनिंग वगैरह में गया है, वो पूरा प्रोसेस को वीडियोग्राफी उसका चल रहा है, और वो यहाँ हमारे जो मीटिंग हॉल है उसमें बैठ करके जिस समय भी चाहें आकर के देख सकते हैं, थ्रू आउट बैठ करके भी देख सकते हैं। ये दिमाग में रखें कि एक सीमित संख्या में ही क्वेश्चन को हम नेगेटिव मार्किंग में करेंगे, और जैसा भी निर्णय लिया जाएगा उसके लिए, उसको लागू करने के लिए पर्याप्त समय भी, अवसर भी अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। 67th में मेंस में हम फीडबैक लेंगे, लेकिन मेरा ये सभी अभ्यर्थियों को ये संदेश होगा कि ये न सोचें कि हम इसको बहुत ज़्यादा इसमें हम डिले करेंगे, पोस्टपोन करेंगे। अभ्यर्थी जो है, जो कि सालों भर पढ़ते हैं, वो अच्छा कर लेंगे। एक दिन में पढ़ करके करने वाला जो है वो तरीका कभी स्थायी नहीं हो सकता, कभी अच्छा नहीं हो सकता। पोस्टपोन नहीं किए हैं, और अगर पोस्टपोन अगर होता भी है तो वो इतना नहीं होगा कि वो मार्च और इस तरह का बिल्कुल नहीं जाएगा, वो जनवरी के अंत तक हो सकता है। अधिक से अधिक हम 1 महीने का गैप दे सकते हैं रिटर्न के और पीटी के बीच में, 21 दिन का गैप दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा गैप नहीं देंगे, क्योंकि उसके बाद फिर हमको उसके आगे के भी परीक्षा कराने हैं, 69 की भी परीक्षा करानी है, इसलिए हम उसमें बहुत ज़्यादा गैप या बहुत ज़्यादा विलम्ब हम नहीं करेंगे। कोई आंसर शीट को अगर हम वेबसाइट पर डालते हैं तो हम इंटरव्यू की प्रोसीडिंग को भी वेबसाइट पर तो नहीं, लेकिन क्योंकि बड़ा वॉल्यूम हो जाएगा उसका, अगर हम वो डाल सकें तो ये मेरे विचार हैं। अभी मैं इसको लागू कर नहीं पाया हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ। तो हम लोगों ने एक व्यवस्था किया है कि कोई भी आंसर शीट, चाहे वो OMR शीट है या कॉपी है, वो स्ट्रॉन्ग रूम में जब जाएगा तो सील्ड जाएगा, और स्ट्रॉन्ग रूम से जब भी निकलेगा तो सील्ड ही निकलेगा, ताकि पीछे कोई मतलब उसको टैम्पर ना कर सके। दूसरा जो एक परिवर्तन हमने किया है कि जब भी वो इवैल्यूएशन के लिए स्ट्रॉन्ग रूम से निकलेगा और जब तक वो वापस स्ट्रॉन्ग रूम में नहीं चला जाता, तब तक पूरे का वीडियोग्राफी होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी के नए अध्यक्ष के आने के बाद से काफ़ी नए जो सुधार हैं वो हो रहे हैं। सबसे पहले पीटी में काफ़ी 67वीं का जो पुनर्परीक्षा हुआ काफ़ी सफल हुआ, छात्र भी काफ़ी इससे खुश हुए और संतुष्ट रहे। लेकिन कल जो है खबरें चली जिसमें ये कहा गया कि 68वीं पीटी को लेकर कुछ परिवर्तन होंगे, कुछ विशिष्ट प्रश्न रखे जाएंगे जो कठिन रहेंगे, जिसको लेकर अंक जो है वो ज़्यादा मिलेंगे सही होने पर, और गलत होने पर अंक कटेंगे भी। निगेटिव की शुरुआत है, और इन्हीं सब को लेकर जो है हम बात करने के लिए आए हैं। बीपीएससी के चेयरमैन सर हैं अतुल प्रसाद सर। सर, कल से जब से ये हुआ है कि आप स्टार करेंगे क्वेश्चन में, 50 क्वेश्चन ऐसे रखेंगे जो कठिन हो, तुक्केबाजी कम हो। छात्रों का कहना है कि अगर तुक्केबाजी ही और प्रॉब्लम है तो निगेटिव कर दिया जाए, लेकिन स्पेशल कैटेगरी बनाने से बहुत लोगों को फ़ायदा हो सकता है और कुछ लोग को नुकसान हो सकता है। एक पैरेलल एग्जामिनेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। देखिए, ये आपका जो सुझाव है या अभ्यर्थियों का आपने पता करके बताया है, ये विचारणीय हो सकता है। सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि हम लोग नेगेटिव मार्किंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। हम लोग देख रहे हैं कि एक नंबर पर सैकड़ों संख्या में अभ्यर्थी आ जाते हैं, और इतना टफ कंपटीशन हो जाता है जिसमें कि कई बार लोग गेस वर्क करके उनका चयन हो जाता है, और कई बार अच्छे कैंडिडेट्स जो होते हैं उनका मतलब सिली मिस्टेक्स होने के कारण से, 1 नंबर गलती होने के कारण से वो छंट जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए इस अंतर को बढ़ाने की ज़रूरत है, इसलिए हमको स्पेसिंग बनाने की ज़रूरत है। अब ये स्पेसिंग बनाने के लिए एक उपाय यह है कि हम नेगेटिव मार्किंग करें। तो अब नेगेटिव मार्किंग अगर हम करते हैं तो क्या सभी प्रश्नों पर कर दें या कुछ सीमित प्रश्नों पर करें। एक ये भी देखा जाता है कि कई बार प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से कोई अपना इंटेलिजेंट गेसिंग करते हैं और उसके बाद उस सही आंसर तक पहुंच जाते हैं कि ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो फिर ये डी होगा। इस तरह से लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको ये देखना है कि अगर इंटेलिजेंट गेसिंग अगर कोई करता है तो उसको हम हतोत्साहित न करें, और लेकिन ये भी नहीं करना चाहिए कि कोई वाइल्ड गेसिंग कर रहा है, एकदम तुक्का लगा रहा है, तो उसको हमको हतोत्साहित करने की ज़रूरत है।
इसी सब चीज़ को सोच करके एक बीच का एक रास्ता निकाला गया कि इसमें कुछ संख्या में, कितनी संख्या में होगा वो अभी नहीं मैं फाइनल किया हूँ, लेकिन कुछ संख्या में, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने बताया था कि 50 प्रश्न अगर होंगे तो वो प्रश्नों पर हम नेगेटिव मार्किंग रखेंगे, और चूंकि नेगेटिव मार्किंग रखेंगे तो एट द सेम टाइम हम उसमें ज़्यादा नंबर भी देंगे अगर वो थोड़ा कठिन प्रश्न रखे जाएंगे, ताकि जो अच्छे मेधावी छात्र हैं वही इसको कर पाएँ और इसमें कोई गेस वर्क ना हो, क्योंकि अगर फिर से उसमें अगर गेस वर्क अगर होने लगेगा तो फिर उसका अलग से करने का कोई मायने नहीं रह जाता है। अब जो आप लोग ये बता रहे हैं कि अभ्यर्थियों की ये मांग है कि अगर नेगेटिव मार्किंग करना है तो सभी प्रश्नों पर कर दिया जाए, अलग अलग नहीं रखा जाए, कैटेगरी नहीं बनाया जाए, कठिन प्रश्न का पैमाना क्या होगा कि किसको कठिन होगा, मेरे लिए जो कठिन है दूसरे के लिए सरल है, एंड वाइस वर्सा। तो ये सब विचार हैं। वैसे तो हमारा ये कहना है कि आखिर प्रश्न पत्र तो जो सेटिंग करते हैं वो इस दृष्टिकोण को अपना करके ही सेटिंग करते हैं कि कुछ प्रश्न मॉडरेट होते हैं, कुछ प्रश्न टफ होते हैं, और वो सेटर को मालूम रहता है कि कौन सा प्रश्न मॉडरेट है, कौन सा प्रश्न टफ है, इसलिए हम सेटर पर छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आशंका है लोगों के मन में, तो हम एक फीडबैक के रूप में अभ्यर्थियों से हम लेने का सोच सकते हैं, इन द सेंस कि अगर जब 68 का जब आवेदन देने लगेंगे तो हम उसमें एक फीडबैक का एक पॉइंट रख सकते हैं। उनसे हम पूछ सकते हैं कि क्या आप इस तरह के 2 ऑप्शंस रहेंगे कि एक आप 100% नेगेटिव मार्किंग के लिए आप तैयार हैं, या आप 50 क्वेश्चंस के लिए अगर आप नेगेटिव मार्किंग के लिए तैयार हैं विथ डबल मार्किंग उसके लिए। तो ये ऑप्शन हम दे सकते हैं और ये फीडबैक भी हम ले सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसके बाद उनके पास इतना समय नहीं मिलेगा कि वो इस फीडबैक का उत्तर जानने के बाद, जब आवेदन का अंतिम तिथि होगा उसके बाद ही ये पूरा पता चल पाएगा कि क्या फीडबैक फाइनली निकला। तो उनके पास वो परीक्षा देने के लिए फिर या उसके हिसाब से अपनी तैयारी करने के लिए समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि अभी फ़िलहाल इस चीज़ को ये दिमाग में रखें कि एक सीमित संख्या में ही क्वेश्चन को हम नेगेटिव मार्किंग में करेंगे, सबको नहीं करेंगे। हम उनसे फीडबैक ज़रूर ले लेंगे और उसके बाद उससे जो निकल के आएगा वो हमको या तो इसी परीक्षा में या आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए हमारे लिए वो मार्गदर्शन का काम करेगा और हम उसके हिसाब से बेहतर कर पाएंगे। इसी क्रम में मैं आपको एक आगे की बात ही बताना चाहता हूँ, वह है 67th का रिटन एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट्स की प्रायः मांग रही है कि वो स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, उसकी मांग रही है। हमने जैसा पहले ही बताया था कि हमने अपने आयोग में विशेषज्ञों की एक कमेटी बना लिया है और उस कमेटी का रिपोर्ट प्राय तैयार हो चुका है लगभग, वो कल हम लोग उसको फाइनल कर देंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम पूरी पारदर्शिता बरतते हुए जितने भी स्केलिंग के ऑप्शंस हमारे पास आएंगे, विकल्प आएंगे, क्योंकि कोई भी विकल्प जो होगा वो पूर्णतः नहीं कह सकते हैं कि परफेक्ट होगा, वो किसी ने उसमें कुछ मेरिट होंगे, कुछ डिमेरिट्स होंगे। तो हम ये करेंगे क्या कि जितने ऑप्शंस स्केलिंग के हमारे एक्सपर्ट्स तो बताएंगे हमें, उसको मैं एप्लीकेशन में, मतलब जो आवेदन जो भरेंगे 67th का, उसमें हम अभ्यर्थियों से फीडबैक ले लेंगे। वो इसलिए कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष उसका अपना मंतव्य कुछ हो सकता है और वो ये बोल सकता है कि सभी अभ्यर्थियों के बिहाफ में वो बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी बात न भी हो सकती है। इसलिए बेहतर ये होगा कि जो कैंडिडेट्स आवेदन दे रहे हैं उन्हीं से पूछ लिया जाए कि कौन सा स्केलिंग का तरीका उनके विचार से सही है या जिसको वो स्वीकार करेंगे। तो यह फीडबैक मैं लूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसको तुरंत लागू कर ही दूँगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि स्केलिंग का जो निर्णय होगा एक बहुत बड़ा निर्णय होगा और इसके लिए कई कैंडिडेट्स को अपने हो सकता है कि अगर उनको मालूम रहता है पहले से कि स्केलिंग होने जा रहा है तो वो अपना ऐच्छिक विषय उसी हिसाब से चुन सकते थे और अपनी तैयारी भी उसी के हिसाब से कर सकते थे। क्योंकि इस फीडबैक से उसके बाद जो आएगा, उसका उत्तर जो आएगा, उसके हिसाब से अगर हम स्केलिंग करते हैं तो फिर 67 मेंस के लिए तैयारी के लिए समय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्केलिंग जो है मैं तुरंत लागू कर दूँगा।
मैं ये कह रहा हूँ कि इससे जो अभ्यर्थियों से जो मुझे फीडबैक मिलेगा, अगर वो फीडबैक किसी एक विशेष ऑप्शन के लिए अगर अधिकांश लोग अगर बोल देते हैं कि नहीं यही इसी तरीक़ा से कर दीजिए, और सब लोग उसको अगर स्वीकार करते हैं, अधिकांश लोग उसको स्वीकार करते हैं, तो मैं बता करके वैसा कर सकता हूँ। लेकिन अगर उसमें मुझे जो लगता है कि इसमें शायद ओपिनियन लोग का डिफरेंट होगा, कुछ लोग एक तरह से चाहेंगे, कुछ लोग दूसरे तरह से चाहेंगे, कुछ लोग नहीं चाहेंगे, तो उस पूरे चीज़ों को देख करके हम बेहतर स्थिति में रहेंगे, क्योंकि अभ्यर्थी लोग खुद बता रहे हैं हमें, तो हम बेहतर स्थिति में रहेंगे कि हम कोई भी निर्णय ले सकें, और वो फिर समय और उस समय की परिस्थिति को देखते हुए वो निर्णय लिया जाएगा, और जैसा भी निर्णय लिया जाएगा उसके लिए उसको लागू करने के लिए पर्याप्त समय भी, अवसर भी अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। इसलिए मेरा ये समझना है कि 67th में मेंस में हम फीडबैक लेंगे। ज़्यादा चांस है कि स्केलिंग हम इस बार नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये भी है कि जो उस फीडबैक के हिसाब से जो आएगा निश्चित तौर पर उसके अनुरूप हम अगले फिर रिटन एग्ज़ाम में हम उसको लागू कर सकेंगे। सर 68वीं को लेकर सर 68वीं को लेकर जो है असमंजस बना हुआ है। कल समाचार पत्र में आया कि अगले साल नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन कल आपके ही इंटरव्यू में था कि हम ले सकते हैं। सर क्या वास्तु स्थिति क्या है, और फिर सर 68वीं में नए प्रयोग कर रहे हैं, और 1 या 2 जनवरी को मेंस ख़त्म होगा सर 68वीं का, और 8 जनवरी को पीटी हो जाएगा। इतना कम समय में छात्र जो है वो बड़ा ही परेशान है। सर देखिए, ये बात मेरे संज्ञान में आया है, अखबार में जो निकल गया है कि वैकेंसी जनवरी में आएगा, और इसके बाद लोग अंदाज़ लगाने लगे कि हम उसको शिफ्ट कर देंगे और काफ़ी बाद में होगा। कोई कह रहे हैं कि मार्च में होगा, कोई कह रहे हैं मई में होगा। ऐसी अटकलबाजी गलत है। मैंने कल भी ये स्पष्ट किया कि आयोग जो है, आयोग की नियमावली में आप देखेंगे कि जो रिक्तियां हैं उसको हमको अनाउंस करना है, लेकिन ऐसा इसका मतलब यह नहीं है कि जो संभावित रिक्ति है या जो नहीं, अगर हमें रिक्ति संसूचित है तो उसके बाद हम कर ही नहीं सकते हैं एग्ज़ाम, ऐसी बात नहीं है। हम अभ्यर्थियों को बताएंगे कि इतनी रिक्तियाँ मुझे प्रतिवेदित हैं, और इतनी रिक्तियाँ संभावित हैं या नहीं संभावित हैं, या मेरे को संसूचित नहीं है, और हम परीक्षा ले सकते हैं, और हम परीक्षा जो है अपने निर्धारित समय से ही लेने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे कैलेंडर में अभी 68 का मेन ये पीटी है वो 8 जनवरी जैसे दिया हुआ है। लेकिन एक बात जैसे मतलब सामने में आया ही है, वो ये कि 67th पीटी में मैंने पाया कि कई अभ्यर्थी जो थे वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर रात बिताए हैं। दूर दूर पर उनका सेंटर पड़ा और रेलवे प्लेटफॉर्म पर रात बिताए हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि 8 जनवरी को स्वाभाविक है कि ठंड का समय रहेगा, और उस ठंड के समय के कारण से उनको रात में प्लेटफॉर्म बिताना और फिर सुबह में एग्ज़ाम देना, वो कितना सही होगा कितना नहीं सही होगा, तनाव में है वो। दूसरा तनाव में ये भी है लोग कि ये पीटी इसके 67 का जो मेंस है वो भी लगभग 1 सप्ताह 10 दिन पहले होगा स्टार्ट, और चलेगा उस समय तक एंड करेगा, तुरंत उसके बाद पीटी हो जाएगा 68 का। तो दोनों की तैयारी में थोड़ी सी भिन्नता है भिन्नता, मैं मानता हूँ इस बात को, और इसलिए वो तनाव में है कि लगातार 2 एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे, 2 अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे। इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रख करके सोच रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन मेरा ये सभी अभ्यर्थियों को ये संदेश होगा कि ये न सोचें कि हम इसको बहुत ज़्यादा इसमें हम डिले करेंगे, पोस्टपोन करेंगे, वो नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि 67 पीटी के लिए भी जो तिथियों में जो परिवर्तन हुआ, तो थोड़े दिनों में परिवर्तन करके, लेकिन हम लोगों ने किया। मेरा मानना है कि अभ्यर्थी जो हैं जो कि सालों भर पढ़ते हैं वो अच्छा कर लेंगे। एक दिन में पढ़ करके करने वाला जो है वो तरीका कभी स्थायी नहीं हो सकता, कभी अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन ये भी है कि कुछ गैप होना चाहिए, इसको मैं मानता हूँ। और प्लस जो जाड़े की बात हुई उसको भी ध्यान में रख करके हम कुछ उसको पोस्टपोन करने का सोच सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग पोस्टपोन नहीं किए हैं, और अगर पोस्टपोन अगर होता भी है तो वो इतना नहीं होगा कि वो मार्च और इस तरह का बिल्कुल नहीं जाएगा, वो जनवरी के अंत तक हो सकता है।
अधिक से अधिक हम 1 महीने का गैप दे सकते हैं रिटर्न के और पीटी के बीच में, 21 दिन का गैप दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा गैप नहीं देंगे हम, क्योंकि उसके बाद फिर हमको उसके आगे की भी परीक्षा कराने हैं, 69th की भी परीक्षा करानी है। इसलिए हम उसमें बहुत ज़्यादा गैप या बहुत ज़्यादा विलम्ब हम नहीं करेंगे। सर एक और चीज़ आता है सर, इंटरव्यू को लेकर बीपीएससी में इंटरव्यू बड़ा ही विवादित, इतिहास में जाए तो बड़ा ही विवादित रहा है। इस बार भी सर 66वीं में भी मैंने देखा कि 3-3 मिनट में लोग को बाहर निकाल दिया गया। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सुधार जब चल रहा है तो मेंस और इंटरव्यू में भी होना चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग का बात जो है छात्र कह रहे हैं सर, उसको लेकर भी आगे विचार हो सकता है क्या सर? बिल्कुल विचार हो सकता है, और ये पहले भी इस बात की चर्चा हुई थी। अभ्यर्थियों के और कुछ छात्र नेता भी आए थे और उन लोगों ने भी इस बात की कहा था, और मैंने सोचा भी था कि इसको करें। लेकिन उस समय एक दूसरी इंटरव्यू चल रहा था जिसमें न्यायिक सेवा का वो इंटरव्यू चल रहा था, और उसमें लोगों ने थोड़ा सा ऐतराज़ करने की बात हुई कि इसमें अभी नहीं करने के लिए, और बिना बताए हुए, खास करके जो इंटरव्यू के जो विशेषज्ञ जो आते हैं उनको बिना बताए हुए, बिना उनके कॉन्फिडेंस में लिए हुए इसको नहीं करने के लिए। तो ये बात है मेरे दिमाग में, और मैं भी चाहूँगा कि ये बिल्कुल पारदर्शिता बरती जाए। और मेरा तो ये भी मानना है कि जिस तरीके से हम अपने आंसर शीट को अगर हम वेबसाइट पर डालते हैं, तो हम इंटरव्यू की प्रोसीडिंग को भी वेबसाइट पर तो नहीं, लेकिन क्योंकि बड़ा वॉल्यूम हो जाएगा उसका, अगर हम वो डाल सकें तो ये मेरे विचार हैं। अभी मैं इसको लागू अभी कर नहीं पाया हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ को इस पर भी कुछ आगे आने वाले समय में किया जाएगा। जी सर। सर एक अंतिम सवाल है भाषा चुनने का मेंस में, और फिर से सर ई ऑप्शन, अगर आप स्पेशल जो क्वेश्चन रखेंगे क्या उसमें निगेटिव रहेगा, उसमें ई ऑप्शन का प्रावधान बना रहेगा या उसे हटाया जाएगा? देखिए, पहले मैं ई ऑप्शन की बात कर लेता हूँ। ई ऑप्शन किस परिस्थिति में लाया गया था, वो ये था कि कई बार क्वेश्चन सेटर जो हैं वो क्वेश्चन जो सेट करते हैं उसके बाद उसमें कुछ त्रुटि रह जाती है। इतनी बड़ी संख्या में क्वेश्चन सेट हो रहा है, और क्वेश्चन चूँकि वो सील्ड रहता है और यहाँ पर लीक ना हो इसलिए कोई उसको देख नहीं सकता है। उसको सील्ड कंडीशन में ही प्रिंटर को भेजते हैं और सील्ड कंडीशन में ही वो वापस आता है। तो वो कभी भी हम लोगों को उसको देखने की नौबत नहीं आ पाती है जब तक कि वो परीक्षार्थी उसको देख नहीं लेते हैं। तो अब अगर उसमें कोई त्रुटि हो जाती है, तो पास्ट में ये देखा गया था कि उस त्रुटि के कारण से वो पूरा वो क्वेश्चन या पूरा वो परीक्षा ही मतलब वो रद्द करने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसको ध्यान में रख करके ये डी ऑप्शन लाया गया और ये ई ऑप्शन लाया गया। और ये ई ऑप्शन किसी भी तरीके से वो नेगेटिव मार्किंग या पॉजिटिव मार्किंग से उससे कोई इसका लिंक नहीं है। वो अपने आप में एक ऑप्शन है। जैसे आप ABCD ऑप्शन है वैसे ही ई ऑप्शन है। उसको इसको नेगेटिव मार्किंग से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और सर भाषा चुनने की बात ये मांग रही है कि हम लोग जो आवेदन जब लेते हैं उस समय ही हम उससे भाषा ले लेते हैं कि किस भाषा में वो देंगे। तो अगर उनके 2-3 सब्जेक्ट्स हैं तो सभी सब्जेक्ट्स में वो भाषा फिक्स हो जाता है। और कई अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि एक सब्जेक्ट में वो एक अंग्रेजी में दें और किसी और में हिंदी में देना चाहते हैं, तो वो नहीं कर पाते हैं। हमारा मानना है कि हम उनका भाषा का ज्ञान तो नहीं ले रहे हैं, हम उसको उसके सब्जेक्ट का ज्ञान हम चेक करते हैं। तो भाषा विषय को खाली छोड़ करके, मतलब कि अगर वो इंग्लिश, हिंदी या किसी भी लैंग्वेज विषय का अगर वो परीक्षा है तो उसको छोड़ करके बाकी कोई और दूसरे पेपर है तो उसमें हमको भाषा का हम ज्ञान नहीं, चूँकि हमको चेक करना है, इसलिए हम उसको छूट देंगे कि वो इंग्लिश में या हिंदी में से दोनों में से किसी को भी चूज कर सकता है और चुन लेगा वो। और उसमें वो एक सब्जेक्ट में वो एक भाषा का उपयोग कर सकता है और दूसरे पेपर में वो दूसरे भाषा का उपयोग कर सकता है, वो छूट रहेगा उसको। सर एक बहुत बड़ा चेंज आप करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजर जो परीक्षा है उससे संबंधित। सर बहुत ही सकारात्मक है, अच्छा है, लेकिन क्या लगता है सर BPSC जो सिविल सेवा का जिसमें हजारों सेंटर सुदूर इलाकों में सेंटर रहता है, वहाँ पर आप प्रिंटिंग मशीन लगाकर समय रहते हर एक छात्र को प्रश्न दे पाएंगे सर? क्या इस पर लगता है सर? अच्छा आपने किया कि इस प्रश्न को उठा लिया। मैंने कहीं नहीं कहा है कि मैं इसका
उपयोग, इस पद्धति का उपयोग या डिसेंट्रलाइज प्रिंटिंग का उपयोग मैं पीटी में करूंगा या एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम में करूंगा। एमसीक्यू बेस्ड और या पीटी जैसे है उसमें ये चीज़ नहीं हो सकता है और हमारा ऐसा करने का कोई नियत भी नहीं है और मैंने ऐसा कहा भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है और क्यों ये रिटर्न में ही हो सकता है, पीटी या एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम्स में नहीं हो सकता है? क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो एक पेज में या एक शीट में नहीं होते हैं, वो मल्टीपल शीट्स में होते हैं। उसमें बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स आते हैं और उसके सेंटर्स भी काफ़ी बड़ी संख्या में होता है। न हमारे पास वैसा संसाधन है, न हमारे पास उतना समय है कि उतनी बड़ी संख्या में उतने मल्टीपल पेजेस के हम क्वेश्चन पेपर्स को प्रिंट कर सकें, और न ही मैंने ऐसा कुछ कहा है। इसलिए अगर कोई ऐसा समझते हैं कि हम इसको पीटी में करेंगे या एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम्स में करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेंस में सर ये सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा में ही हो सकता है, क्योंकि लिखित परीक्षा के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो एक पेज में एक शीट में आ जाते हैं। जी सर। उसको हम सेटिंग करेंगे, बैक टू बैक अगर प्रिंट करेंगे तो वो आ सकते हैं। दूसरा कि उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम होते हैं। तीसरा कि इसमें हमें कोई रैंडमाइजेशन करना, जैसे हम एमसीक्यू बेस्ड में हम क्वेश्चंस को या ऑप्शंस को रैंडमाइज करते हैं, वो इसमें रैंडमाइज नहीं करना है। ये एक सरल प्रिंटिंग की बात है, एक शीट का प्रिंटिंग होना है और ये हम सेंटर पर सीमित सेंटर्स में हम शायद कर सकते हैं, और इसीलिए हमने ये प्रयोग किया है। और हमारे ये 22 तारीख और 28 तारीख को जो परीक्षा है प्रोजेक्ट मैनेजर की, उसमें हम इसको लागू कर रहे हैं, क्योंकि उसमें 2 ही सेंटर है और 900 के आसपास उसमें कैंडिडेट्स हैं और उसमें हम पर्याप्त अपना प्रिंटर लगा रहे हैं। इसकी खूबी यह है इस व्यवस्था की कि ये क्वेश्चन पेपर जो है वो कौन सा क्वेश्चन पेपर फाइनली कैंडिडेट्स को मिलेगा, इसकी जानकारी प्रिंटर को भी नहीं होगी। तो प्रिंटर को अमूमन क्या देखते हैं कि जो एमसीक्यू बेस्ड या पीटी या कोई और भी परीक्षा जैसे होती है, तो कम से कम प्रिंटर को मालूम रहता है कि क्वेश्चन क्या है। वो एक संभावित लीक पॉइंट है। अगर हमको उस संभावित लीक पॉइंट को भी बंद करना है तो हमको उसको यही करना होगा कि प्रिंटर को भी पता न चले कि वो क्या क्वेश्चन आएगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल सेट्स में क्वेश्चंस को हम सेटिंग करेंगे, उसको सॉफ्ट कॉपी उसका बनवाएंगे और उसके बाद ऐन वक्त पर, मतलब परीक्षा के दिन में ही सुबह में कमीशन में ही यहीं पर हम जैसे पहले भी क्वेश्चंस को सेलेक्ट करते हैं रैंडम तरीके से, उसी तरीके से एक सेट को हम रैंडमली सेलेक्ट कर देंगे और वो सील्ड कंडीशन में ही हम सेलेक्ट करते हैं। अभी भी हम सील्ड कंडीशन में ही करेंगे और उसके बाद वो सील्ड कंडीशन में ही वहाँ जाएगा सेंटर में और वहाँ पर वो सबके सामने, मतलब अभ्यर्थियों के सामने में परीक्षा हॉल में वो खोलेगा और फिर वहीं प्रिंट होगा, वहीं चला जाएगा। इससे जो लीक पॉइंट, जो मेरा प्रिंटर का एक संभावित लीक पॉइंट था, वो बंद हो जाएगा। सर, मेंस परीक्षा में भी ऐसे आरोप लगे हैं कि यहाँ से कॉपियाँ बाहर निकाली गई है, मेंस की लिखी गई है। आपने कुछ परिवर्तन किया, आपने शुरुआती समय बताया था कि कुछ गोपनीय है। सर, उस दिशा में भी कुछ प्रयास हो रहे हैं सर? बिल्कुल, उस दिशा में काफ़ी प्रयास हो रहे हैं। जैसा मैं बताऊं कि हम लोगों ने एक व्यवस्था किया है कि कोई भी आंसर शीट, चाहे वो OMR शीट है या कॉपी है, वो स्ट्रांग रूम में जब जाएगा तो सील्ड जाएगा और स्ट्रांग रूम से जब भी निकलेगा तो सील्ड ही निकलेगा, ताकि पीठ पीछे कोई मतलब उसको टैम्पर न कर सके। दूसरा जो एक परिवर्तन हमने किया है कि जब भी वो इवैल्यूएशन के लिए स्ट्रांग रूम से निकलेगा और जब तक वो वापस स्ट्रांग रूम में नहीं चला जाता, तब तक पूरे का वीडियोग्राफी होता है। लोग ये कह सकते हैं कि वीडियोग्राफी तो पहले से भी हो रहा है और एन मौके पर कैमरा को बंद अगर कर दें तो फिर तो टैम्परिंग हो ही सकता है ना। तो इसका मेरे पास ये जवाब है कि हमने ये व्यवस्था किया है कि मीडिया के लोगों के लिए कि वो जब ये इवैल्यूएशन हो रहा है, आंसर शीट स्ट्रांग रूम से बाहर निकल करके स्कैनिंग वगैरह में गया है, वो पूरा प्रोसेस को वीडियोग्राफी उसका चल रहा है और वो यहाँ हमारे जो मीटिंग हॉल है उसमें बैठ करके जिस समय भी चाहें आकर के देख सकते हैं, थ्रू आउट बैठ करके भी देख सकते हैं वो। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने किया है, वो ये कि मैंने कहा था पहले कि हम स्मार्ट लॉक का यूज़ करेंगे और ये स्मार्ट लॉक हमने अपने स्ट्रांग रूम में लगा लिया है। ये स्मार्ट लॉक क्या करता है कि ये एक्टिविटी लॉग है इसमें और उससे पता चलता है कि किसने और कब खोला है स्ट्रांग रूम को।
तो दिन के समय में कार्यालय अवधि में तो मान लीजिए कि इवैल्यूएशन के लिए वो खुला है, और रात में जब वो बंद हो जाएगा, जब सब लोग चले जाएंगे तो वो बंद हो जाएगा। अब रात में अगर कोई खोलता है, अनऑथोराइज्ड टाइम में अगर कोई खोलता है, तो ये एक्टिविटी लॉग अपने आप मुझे आ जाएगा और मैं देख सकता हूँ, और मैं चाहूँगा कि उसको भी मैं पब्लिक डोमेन में दे सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक्टिविटी लॉग जो है मेरे सिस्टम में आ जाता है और उसमें पता चल जाता है कि किसने इसको खोला है, क्योंकि हर ऑथराइज्ड पर्सन के लिए हम लोगों ने पासकोड दे दिया है। अब अगर वो उसी पासकोड को, जिस पासकोड को वो यूज़ करेगा, पता चल जाएगा कि इसने किसने उसको यूज़ किया है। तो ये दोनों व्यवस्था हम लोगों ने किया है। इसके अलावा एक और शिकायत आती रही है लोगों का कि कोई मूल्यांकन के प्रोसेस में, खास करके रिटन एग्ज़ाम्स के केस में, कि वो किसी कॉपी को तुरंत चलता कर देंगे, 2-3 मिनट में ही निकाल देंगे, या इंटरव्यू में भी 2-3 मिनट में ही इंटरव्यू समाप्त कर देंगे और किसी के लिए ज़्यादा समय देकर करेंगे। तो इसमें मैं बता दूं कि इंटरव्यू के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक तो संख्या काफ़ी कम है, दूसरा कि उसकी मॉनिटरिंग चल रही है, यहाँ पर बाहर से भी विशेषज्ञ आते हैं। उसमें हमारा जो देखना है, इसमें हम अभी तक जितना भी इंटरव्यू कराया उसमें हमने देखा है हमने कि उसमें ऐसा नहीं है। सुबह से लेकर के शाम तक में चलता है इंटरव्यू और सबको पर्याप्त समय दिया जाता है, 10 से 15 मिनट मिनिमम दिया ही जाता है। रही बात की जो कॉपीज़ चेकिंग के लिए, कि कॉपीज़ चेकिंग में भी अगर कोई इसी तरह से 2-3 मिनट में ही कॉपी चेक करके दे दें तो वो जस्टिस नहीं होगा। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन का सिस्टम हम यहाँ पर लागू करने जा रहे हैं। जी सर। और ये ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन का सिस्टम जो है वो 67th के रिटन एग्ज़ाम से लागू हो जाएगा। मतलब इसमें होगा क्या कि कॉपीज़ जो भी आएगा, अभी हम लोग OMR शीट PT में हम लोग स्कैनिंग करते हैं और फिर कंप्यूटर से हम लोग उसका रिज़ल्ट निकालते हैं, क्योंकि संख्या भी बहुत ज़्यादा और ऑब्जेक्टिव टाइप का है वो। रिटन में हम लोग क्या करेंगे, ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन का मतलब ये हुआ कि हम कॉपीज़ का स्कैनिंग करेंगे, और ये स्कैनिंग हम इवैल्यूएशन के पहले करेंगे, और ये स्कैनिंग हम तुरंत करेंगे। जैसे ही वो कॉपी आएगा, स्ट्रॉन्ग रूम में रखाएगा, वेरी नेक्स्ट डे से, दूसरे ही दिन से हम इसकी स्कैनिंग स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो आशंका लोग कहते हैं कि कॉपी बाहर निकाल करके रंगा दिया जाता है या रंगाने की संभावना बनी रहती है, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम जैसे ही कॉपी आएगा उसके ठीक दूसरे दिन ही हम उसकी स्कैनिंग कर लेंगे। 10,000 है, मान लेते 40 पेज का भी अगर है तो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, लेकिन स्कैनिंग हो जाएगा। जब स्कैनिंग हो जाएगा, सारी कॉपीज़ जो ओरिजिनल कॉपीज़ जो है वो सील्ड होकर के स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा। स्कैन्ड कॉपीज़ पर ही इवैल्यूएशन होगा, और इसीलिए उसको ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं कि वो स्कैन्ड कॉपी ही होगा जो कंप्यूटर पर रहेगा, और हमारे इवैल्यूएटर्स जो है, एग्जामिनर्स जो हैं, वो यहीं आएंगे और यहीं आकर के उसकी इवैल्यूएशन करेंगे। इसमें मैं एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि कई बार लोग कहते हैं कि 2 मिनट में, 3 मिनट में से चलता करते हैं, तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके साथ जो पूरा सॉफ्टवेयर जो रहेगा उसमें सिस्टम रहेगा कि जो निर्धारित अवधि एक क्वेश्चन के लिए होता है उसको बिना पूरा किए हुए उसका आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये मतलब है कि उसको बैठे रहना होगा 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी उस क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा, इसको इवैल्यूएशन के लिए, उतना उसको लगेगा ही लगेगा, उसके बाद ही वो आगे बढ़ेगा। दूसरा इसका जो लाभ है कि अभी हम लोग मॉडरेशन जो करने की जो बातें होती हैं कि एक ही विषय की, मान लीजिए हिस्ट्री का या जैसे ज्योग्राफी का, अगर बहुत ज़्यादा संख्या में अगर कैंडिडेट्स हैं तो हम 2-3 इवैल्यूएटर्स को लगाते हैं, एग्जामिनर्स को लगाते हैं, और उसके बाद हेड एग्जामिनर उसको मॉडरेट करने की कोशिश करते हैं कि भाई दोनों में तालमेल बराबर रहे। इसमें हमेशा से ये बात आ जाती है कि भाई आप किसी को कम कर दिया, किसी को बढ़ा दिया, तो पक्षपात की बात हो सकती है और भ्रष्टाचार की बात हो जाती है। ऑन स्क्रीन सिस्टम जब हम करेंगे इवैल्यूएशन में, तो हम खंड खंड में कॉपीज़ दे सकते हैं अलग अलग इवैल्यूएटर्स को। मतलब ये समझिए कि जैसे कोई भी विषय में अगर 5 प्रश्न है, कई बार में तो ये भी होता है कि सब क्वेश्चंस भी रहते हैं उसमें, होने के लिए 5 क्वेश्चन है लेकिन वो हो जाते हैं 10 क्वेश्चन भी। तो हम उसका मान लेते हैं कि 5 क्वेश्चन है और हमारे पास 5 इवैल्यूएटर बैठे हैं, तो हम हर एक इवैल्यूएटर को एक ही क्वेश्चन देंगे।
और एक क्वेश्चन जो है वो सारे अभ्यर्थी का वो पहला क्वेश्चन चेक करेगा, पहला इवैल्यूएटर, दूसरा इवैल्यूएटर दूसरा क्वेश्चन चेक करेगा। इसमें हमको एकरूपता का या मॉडरेशन का प्रॉब्लम नहीं उठेगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो जिसने चेक किया वो सभी अभ्यर्थियों का एक ही इवैल्यूएटर ने चेक किया, दूसरा क्वेश्चन भी एक ही इवैल्यूएटर ने सबका किया। तो इससे क्या होगा कि ये मॉडरेशन की आवश्यकता नहीं रहेगी, कोई उसका जो कहते हैं लोग कि जो बैलेंस करना या किसी का नंबर काट कर कम कर घटा दिया गया, किसी का बढ़ा दिया गया, वो समस्या नहीं रहेगी। तो ये परिवर्तन हम कर रहे हैं, और ये परिवर्तन 67 के मेंस एग्ज़ाम से ही का उसका जब रिटन का जब आएगा इवैल्यूएशन, तब उसी समय से हम इसको लागू कर देंगे। तो अतुल प्रसाद सर थे तो बहुत ही बड़े सुधारों से कहें तो इतना सुधार जो कि हम लोगों ने सोचा नहीं था। और सबसे बड़ी बात, सबके फीडबैक लिए जाएंगे। अगर आपका निगेटिव होगा या कुछ अंक जो है निगेटिव दिए जाएंगे, इन सब को लेकर जो है फीडबैक लिया जाएगा। मेंस में स्केलिंग को लेकर फीडबैक लिया जाएगा। तो खुलकर सर ने अपनी बातें रखी हैं। अगर आपको इस पर आपत्ति हो तो आयोग से संपर्क कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। आपको सब ऑप्शन दिया जाएगा, रायशुमारी जरूर कराया जाएगा। तो अपने कमेंट्स दें कि आप को इंटरव्यू कैसा लगा और इसमें किन किन बातों पर आपको आपत्ति है या कौन से काफ़ी सुधार वाले मुद्दे हैं, इनको बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।